हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? हाँ, आग के प्रकार के बारे में पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में देखा था फायर के बारे में, क्योंकि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है और आग लगने के लिए या आग के लिए तीन घटक का होना आवश्यक है। तीन घटक में एक घटक है उष्मा, एक है ईंधन और एक है ऑक्सीजन। ईंधन को समाप्त करना है तो मतलब ईंधन को हटाना पड़ेगा, उस विधि को कहते हैं स्टार्विंग, यानी भूखे मारना। और ऑक्सीजन को खत्म करना है तो उसे कहते हैं स्मूथरिंग, यानी दम घुटना। और उष्मा को खत्म करना है तो उसमें हम कहते हैं कूलिंग, यानी शीतलन। जैसे इन तीन घटक में से एक घटक कम हो जाता है तो आग खत्म हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हम आग बुझाने के तरीके के बारे में देखेंगे और आग के प्रकार के बारे में देखेंगे। आग सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं वो चार प्रकार की श्रेणियों की पढ़ते हैं, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ये चार प्रकार की आग के बारे में देखते हैं। क्लास ए प्रकार की आग वो होती है जो ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगती है। ठोस ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज, गत्ते, ये हमारे पास क्या ठोस ज्वलनशील पदार्थ है। इनमें जो आग लगती है वो कौन सी होगी? क्लास ए श्रेणी की। और क्लास बी श्रेणी की आग कौन सी होगी? जो द्रव ज्वलनशील पदार्थों में लगेगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारपीन का तेल, ये जो है इनमें जो आग लगती है वो हमारे पास कौन सी कहलाएगी? द्रव ज्वलनशील पदार्थ लगने वाली आग, क्लास बी। ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग क्लास सी कहलाती है। ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग कौन सी कहलाएगी? क्लास सी। और ज्वलनशील गैसों में आ जाता है एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये गैसें हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कहलाएगी? क्लास सी। धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग क्लास डी कहलाएगी, मेटेलिक। यदि मान लो कोई चांदी, तांबा, पीतल, इस प्रकार का कोई धातु है वो जला है तो वो कौन सी कहलाएगी? क्लास डी। इस दरमियान ये चार क्लासों का वर्गीकरण तो हो गया, लेकिन अब एक नई आग आपको मिली जो विद्युत की आग है। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, विद्युत की आग। विद्युत की आग यानी कि स्पार्किंग के कारण, ढीले कनेक्शन के कारण, गलत दर की फ्यूज रेटिंग के कारण या केबल का इंसुलेशन टूटने के कारण लगती है। ये तो आपने कल देखा ही था। तो ये जो लगती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत की आग। विद्युत की आग कौन सी श्रेणी की है इसके लिए ध्यान रखें। नीमी की किताब में यह है कि विद्युत की आग क्लास डी की है, क्लास डी की, नीमी की किताब में, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS, उसके अनुसार 2012 में उन्होंने एक अमेंडमेंट निकाला था। उन्होंने कहा नॉन मेटेलिक टू कंडक्टिंग मटेरियल की आग है वो क्लास सी में है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किस में थी? क्लास सी में। नीमे में क्या है? क्लास डी में। फिर ये सवाल परीक्षा के अंदर आया, टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा में आया तो इसका उत्तर क्लास सी था। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में आया तो भी क्लास सी था। दिल्ली मेट्रो में आया तो इसका उत्तर क्लास डी था। हाँ, दिल्ली मेट्रो में क्लास डी है। यूपी PCL TG2 में भी क्लास डी है, बाकी सभी जगह क्लास डी है। अब आप कहोगे आपको क्या करना चाहिए? तो आप यदि टेक्निकल हेल्पर की या हरियाणा लाइनमैन की तैयारी नहीं करो तो डी करना चाहिए। टेक्निकल हेल्पर की करो तो सी करना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा मामला। इसलिए ये सवाल वापस आपका घूम फिर के आना नहीं चाहिए कि सी होगा डी होगा। मैंने पूरी कहानी बताई कौन सा कहां क्या माना गया है। सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। डी हमारे पास नीमी की बुक में डी, क्लास डी के अंदर बना है। इससे पहले ये ABCD में कहीं था ही नहीं, ये अलग ही था। वो था ई, इलेक्ट्रिकल की आग कौन सी कहलाती थी? क्लास ई की आग।
वो इलेक्ट्रिकल की आग कहलाती थी। तो वो तो पूरा अलग ही था। तो अब ये ई को इसके अंदर शामिल किया, तब जाके मामला ये बना। अब देखो, आग को बुझाने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशामक यंत्र। इसके लिए एक मुझे तार की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें मैं बिजली के झटके लगाऊंगा तुझे। अभी तो मैंने यही बताया है, पेपर में आए तो क्या करना है, पता नहीं कहा नींद की झपकियां ले रहा है। पूरी कहानी तो मैंने पूरी बताई। फिर मैंने कहा कि अब आपका सवाल होगा, पेपर में आओगे तो कौन सी करेंगे। ये सवाल मैंने खुद ने उठाया, फिर मैंने खुद ने इसका आंसर किया कि अपन को डी करनी है, क्योंकि लोको पायलट वगैरह में क्लास डी करनी है। उसके बाद तो ये सवाल पूछे, मैं दे दूंगा अब झटके, मैं बता दूं। मैं मैंने इसके बारे में किसी को कंफ्यूजन खुद को नहीं, मैंने खुद ने आपको एक एक पॉइंट बताया। फिर मैंने बताया सी कहाँ है, डी कहाँ है, किसने उत्तर क्या माना है, कहाँ किसका तथ्य है। फिर मैंने कहा आपका क्या है। ठीक है, तो मैंने पूरा बताया, इसलिए मैं कुछ बताना वाला था, भूल गया। अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशामक यंत्र कहलाता है। अग्निशामक यंत्र हमारे पास है जो आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन देखो, आग तो अलग अलग प्रकार की है, इसलिए बुझाने के लिए तो अलग अलग प्रकार के काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत की आग के ऊपर पानी नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए। और जो लकड़ी में आग लगेगी वो तो पानी से आसानी से बुझेगी, इसलिए हर एक आग के लिए अग्निशामक यंत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। कई जगह हम पानी काम में लेंगे, कई जगह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेंगे, कई जगह फोम यानी झाग काम में लेंगे, कई जगह DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर काम में लेंगे, कई जगह वेट केमिकल यानी गीला रसायन काम में लेंगे, और कई जगह हमें हेलोन काम में लेना पड़ेगा, जो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है, जो विद्युत की आग को बुझाने के लिए सबसे जरूरी होता है। और कई जगह सूखी रेत भी काम में लेनी पड़ती है। आप फायर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, वहां सूखी रेत की बाल्टियां भी भरी रहती है, नहीं वो इसीलिए रहती है क्योंकि यदि अचानक से आग लगे तो आग को बुझाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। यदि रेत में तो आग लगेगी नहीं, तो ऊपर रेत डाल दो तो नीचे क्या होगा? ऊपर रेत की लेयर आ जाएगी, तो नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। फिर कहा कि यार हर प्रकार की अलग अलग आग है, तो बुझाने से पहले सोचना पड़ेगा कौन सा सिलेंडर उठाऊं। फिर इन्होंने कहा कि एक ऐसा बनाते हैं जो सभी जगह काम में लिया जाए, वो है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि शुष्क चूर्ण है, रासायनिक चूर्ण। ये यूनिवर्सल कहलाता है। यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र कौन सा है? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। वो क्या क्लास A हो, B हो, C हो, D हो, तुम इसको काम में ले लो, तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तो ये काम में लेते हैं। लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर थोड़ा सा होता है। आप देखते हो कि कहीं पर भी सिलेंडर होता है जो फायर वाला, आग लगती है तो उसे हवा भरते हैं तो पाउडर ही तो निकलता है, वो DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर। वो कहेगा कोई भी श्रेणी की आग हो, कंफ्यूजन होना ही नहीं है, ये सब जगह काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा? यूनिवर्सल। अब नहीं तो क्या होता है कि सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के अंदर पानी भी हो सकता है, झाग भी हो सकता है, क्या क्या पता कैसे चलेगा, इसलिए ऊपर अलग अलग पट्टी बनाई। सिलेंडर के ऊपर यदि लाल पट्टी है तो अंदर पानी है, सिलेंडर के ऊपर क्रीम कलर की पट्टी है तो अंदर झाग है, सिलेंडर के ऊपर जो पट्टी है वो काले रंग की है तो CO2 है, सिलेंडर के ऊपर नीले रंग की पट्टी है तो उसमें DCP है यानी शुष्क पाउडर है, सिलेंडर ऊपर पीले रंग की पट्टी है उसमें गीला रसायन है। तो इससे आपको भाई पट्टी के हिसाब से पता चलेगा, नहीं तो ऐसा था नहीं कि एक बार आप निकाल के देख लो क्या आ रहा है, इसलिए पट्टी से तो पता चलना है। फिर अब उन्होंने लपड़ा खत्म कर दिया कि भाई आपको इतना सारा क्यों अड़ंगा लेना, एक DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर है जो यूनिवर्सल है, तो इसी को काम में ले लो, चाहे कोई भी प्रकार की आग हो। तो ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? छोटे जगह पर सब जगह DCP का प्रयोग ही किया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है, वो अपने पास कौन सी रखती है? पानी।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्या भरी रहती है? पानी। तो वो पानी इसलिए रखते हैं क्योंकि ज्यादातर आग लगती है, जो आग जनी की सबसे ज्यादा घटना होती है वो सारी कहाँ होती है? ठोस ज्वलनशील पदार्थों में, लकड़ी, कपड़ा, जूट, फैक्ट्री, वहां पर लगती है आग ज्यादा, इसलिए उनको ज्यादातर प्रयोग ये करना पड़ता है। आजकल गवर्नमेंट ने जो नए टैंकर बनाए हैं, उन टैंकर के अंदर 2/3 भाग या आधा भाग पानी का रखा और आधे भाग में दूसरे पदार्थ डाल दिए कि इमरजेंसी में यदि तो आग लगी पेट्रोल पंप पर, पानी ले जाके क्या करोगे? ये कायदे की बात है ना। पेट्रोल पंप पर आग लगी, आप पानी से पानी ले जाओगे, यदि पानी डालोगे तो पेट्रोल और फैलेगा ही, तो आग फैलेगी, तो इसलिए पानी ले जाके क्या करोगे? इसलिए उन्होंने टैंकर के अंदर और भाग बढ़ा दिए आगे, तो क्या जिस प्रकार के आगे उस प्रकार को बुझाया जा सके। तो आप कहोगे सर फिर इतना लफड़ा क्यों करें, डीसीपी करते हैं। डीसीपी एक तो महंगा पड़ता है, आपको ही पता है, ड्राई केमिकल पाउडर है तो महंगा तो है ही, जबकि पानी सस्ता है। और दूसरा है कि ड्राई केमिकल पाउडर हाई वोल्टेज पे काम नहीं करता, उच्च वोल्टेज और उच्च ताप पर काम नहीं करता है, ये नॉर्मली आग पर काम करता है, 1000 वोल्ट से नीचे नीचे, इसलिए भी आपको दूसरा यंत्र रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम अब आग के बारे में, आग के प्रकार के बारे में और अग्निशामक उपकरणों के बारे में ध्यान से देखते हैं। क्लियर है? कोई सवाल आपका है तो पूछ लो भाई, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ गए हो तो कोई बात नहीं, आप सवाल पूछ लो। मैं तेरी स्कूल वाला को क्या करूं? इसके स्कूल वाले ने क्या क्या बता दिया, मैं क्या करूं इसमें? मैं दोषी थोड़ी हूं। एक तो तूने गलत स्कूल चूज की अब उसमें योगदान मेरा क्या है? किताब में थे नहीं, किताब में तो वही है जो मैं बताता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा किताब ला के दिखा देना। मैं मैं क्या करूं उसमें? अरियन जाने भाई गलतियां तो मैंने आपको उस दिन भी तो कहा था, मैंने कहा यदि मैं बताऊं उसमें कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझे लाके दिखा देना कि ये राशा ऊपर नीचे मामला होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे आंकड़े देखता हूं, आंकड़ों के साथ मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आपने किताब खोलोगे अरियंत वगैरह जो भी, मान लो मुझे नहीं पता किसमें क्या लिखा है, मैं भूल ही गया, बाकी मुझे तो सब किताबों के पेज नंबर तक याद होते थे किसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें ज्यादातर जगह लिखा है 10 मिली एम्पियर पे दर्दनाक झटका आता है, बहुत किताबों में लिखा हुआ ना। आप मुझे बताओ कोई परीक्षा में आज तक सवाल आया? नहीं आया, क्योंकि निमी ने लिखा ही नहीं। निमी ने वो डायग्राम बताया जो मैंने आपको बताया, 0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, इसके अलावा निमी ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और इसके अलावा कोई परीक्षा में सवाल नहीं आया। बताओ, आंकड़े ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, तो आंकड़ों का थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, आंकड़े के साथ उधर उधर नहीं करना। आपने कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ा है, मेरा तो ये मानना है कि उसको भूल जाओ, मैं डंका पढ़ा दूंगा और तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, आपका सारा डेटा करेक्शन कराना चाहता हूं और बाकियों के ठीक है, लगभग बच्चे कॉलेज गए नहीं है तो उनको कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कॉलेज में टीचर अच्छे नहीं है, कुछ कॉलेजों में टीचर अच्छे हैं, कुछ कॉलेजों में टीचर जो पुराने वाले हैं वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट वाले हैं तो पुराने, वो तो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, नींद में उठ के आएंगे, जो चीज़ें बता देंगे, नहीं बताए तो कहे कोई बात नहीं छोड़ दो इसको, वो टेंशन लेंगे नहीं मामले। नए प्राइवेट कॉलेज का मामला है कि वहाँ ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं की जाती कि उनको तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपये दी जाती है और मेहनत प्रोपोर्शनल टू मनी होता है। कायदे की बात है, आप भी जीवन में जहाँ भी काम करोगे तो जितना पैसे मिलते हैं उसी हिसाब से मेहनत होती है। तो
जो 8-10 हजार रुपए देते हैं उसको पता है इससे कम तो कोई क्या देगा, है? इससे कम इसको भी कोई आदमी हाथ आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक नौकरी मेरे पास है ही, तो ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करता है। उसी व्यक्ति को यदि मान लो 25,000 तनख्वाह दे दी जाए, जिसको 8,000 दी जा रही है, अब उसको ये डर रहेगा कि 25,000 दे रहा, तो इसको ये 25,000 में तो कोई दूसरा आदमी भी ला सकता है, इसलिए ढंग का बढ़ाना पड़ेगा। 8,000 दे रहा, उसको बिल्कुल डर नहीं है, कोई धूड़ का रत्ती पर डर नहीं है कि कोई भी लाएगा तो 8,000 से कम इसको मिलेगा नहीं, इतना कोई ज्यादा होशियार भी मिलेगा नहीं, इसलिए उसको कन्फर्म है नौकरी इधर है। प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल में 8 तक गांव में देते हैं, 8,000, 10,000, 6,000, 9,000, अलग अलग जगह अलग अलग देते हैं ना। ये वो कन्फर्म है कि इस बंदे को मैं ही चाहिए हूं, इसको और मिल नहीं रहा, ठीक है, और इतने में तो इतना ही मिलेगा, वो भी मामला। आप देखो उसी स्कूल में एक मैथ का टीचर होता है, उसकी तनख्वाह 30,000, वो बहुत शानदार पढ़ाता है, उसकी इसलिए तनख्वाह भी 30,000 है, और वो शानदार नहीं पढ़ाए तो उसकी जगह दूसरा मास्टर आ जाएगा। वो प्रिंसिपल या जिसकी भी स्कूल है वो कहेगा 30,000 दे रहा हूं तुझे, ढंग का पढ़ा, नहीं पढ़ाए तो मैं किसी और को लेके आ जाऊंगा, क्योंकि रुपए जब 30,000 दे रहा तो कोई और को ले आएगा। लेकिन 8,000 देने वाला वो ये कह नहीं पाएगा। तो प्राइवेट का मामला ये है, इसमें टीचर की गलती नहीं है, जितनी सैलरी होती उतनी मेहनत होती है भाई, कायदे का मामला है, रियलिटी यही है, ये सत्यता है। आप जीवन में कभी भी देख लेना, किसी भी स्कूल की देख लेना, स्कूल के अंदर ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, जिस स्कूल में इंग्लिश और मैथ की फैकल्टी की तनख्वाह बहुत अच्छी है, वो बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, हाँ साइंस की जिंदगी, और जिसमें मैथ वाले को भी 15,000 दे रहे हैं, वहां पर मैथ ऐसे ही चल रही है केवल, फिर वहां पर है ना वो टैलेंट नहीं आएगा, वो कहेगा आज पर्सनली पढ़ेंगे 9.1, ऐसे ही तो होती ना। तो 9.2 का सवाल पूछोगे तो वो कहेंगे ये कल पढ़ेंगे आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ के खुद नहीं आया। वो इतने में इतना ही मिलता है, ठीक है। और जिसकी तनख्वाह 40,000 होती है ना, उसको 9.1 पढ़ाते समय भले तुम 10.3 का सवाल पूछो करा देगा, क्योंकि उसने बैठ के 6 महीने पहले एक बार ढंग से मेहनत कर ली, डेली डेली का लफड़ा खत्म कर दिया, तो वो मामला है। इसलिए जो भी है, कौन सी थी आपकी कॉलेज, नाम तो बताओ। आपने क्या उस दिन भी तो आपने कहा कॉलेज कॉलेज कर, आज और कहा है, कौन सी थी? प्राइवेट थी ना। कोई बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, प्राइवेट मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट में अच्छे होते हैं टीचर भी, काफी सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर क्या आता है मैं बताऊं आपको, रियलिटी इतना ही है, और कोई ज्यादा रियलिटी नहीं है। जो बंदा वहां पर नौकरी कर रहा है, 8,000 10,000 दे रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, वो ठीक ठाक पढ़ाएगा, वो ज्यादा माथापड़ी करेगा नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन की खुद तैयारी कर रहा है। उसकी तनख्वाह यदि 25,000 हो जाए तो वो कॉम्पिटिशन की तैयारी अपने घर पे करेगा, कॉलेज में पूरा पढ़ाएगा। तो मैंने यही आपको समझा रहा हूं कि कहीं पर भी मेहनत प्रोपोर्शनल टू मनी है। यदि कोई कॉलेज उसकी सैलरी फैकल्टी की ज्यादा रखेगा, तो फैकल्टी वहां आके किताब खोल के नहीं पढ़ेगी, वो अपना घर पे बहुत ढंग से पढ़ के आकर पढ़ाएगी। और नहीं तो कहेगा इतना दे रहा है ठीक है, 1-2 लेक्चर लेना, बाकी मैं मेरी तैयारी कर रहा हूँ, पटवारी की करूँ, चाहे मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर करूँ, किसी की करूँ, करता रहता है कि नहीं करते हैं? आप देख लो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते ज्यादातर तो तैयारी खुद ही करते ही हैं। तो ऐसा मामला है, तो उनको पता है कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो ये देखो मेरे हमारे रतन, मेरा दादा टॉपिक तो पूरा करने दो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं परसों भी यही कह रहा था, मैं कहा मैं किसी को कहना नहीं
कि क्या पढ़ूं, बताओ किधर पढ़ूं? ये क्या थोड़ी बदमाशी करती है, इसका फोन ही मैंने जब्त कर रखा है। अभी इसके पास फोन नहीं है ना, फोन नहीं है। ये क्या है कि वो गेम खेलता है, कौन से होते हैं, फ्री फायर, पबजी जैसे ही तो होता होगा वो, उसका ये एडिक्टेड है, आदी है, हैं? मैं आता हूँ, डरते नहीं मैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आके किसी को कुछ बोला थोड़ी है, मैं तो अगला स्लाइड लेना आया था, मुझे पता चला टूल्स आ गया, तो मैंने यही कहा है कि भाई ऐसा कैसे हुआ है। जबकि कल हमने देखा था कि हमने पढ़ा था आग के बारे में, हमने कहा प्रकार कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक प्रकार बाकी है, 5S कॉन्सेप्ट बाकी है, 5E कॉन्सेप्ट बाकी है, मानक तथा मानकीकरण बाकी है, ये सब बाकी है कि नहीं है। आग के प्रकार अभी मैंने कहानी तो सारी बता दी, कौन सी क्लास है। क्लास ए की आग जो होती है वो कौन सी होती है भाई, कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि ठोस ज्वलनशील पदार्थ। ठोस ज्वलनशील पदार्थ कौन सा होता है, तो आप कहेंगे लकड़ी, पेपर, कागज, ये हमारे पास क्या ठोस ज्वलनशील पदार्थ। क्लास बी कौन सा होगा, पेट्रोल, डीजल, पेंट, तारपीन का तेल। क्लास सी गैस होती है, ब्यूटेन, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी। क्लास डी होती है हमारे पास मेटल, लिथियम एंड पोटेशियम। इलेक्ट्रिकल की आग के बारे में मैंने अलग से पूरा बता दिया, ठीक है। अब देखो कि फिर मैंने कहा कि इतना से काम चले नहीं, सवाल परीक्षा में ज्यादा होता है कि आग ठीक है लग गई, बुझो तो सही, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र के बारे में देखना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अग्निशामक यंत्र है पानी। पानी सबसे ज्यादा कहां काम लिया जाता है, क्लास ए की आग में। देखो ए की आग में है कि नहीं है, क्लास ए की आग में किसका प्रयोग किया जाता है, पानी का। और पानी होगा तो सिलेंडर की पट्टी पर रंग कैसा होगा, लाल। ये पट्टी का रंग है सब, सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा है, लाल, तो क्या होगा, पानी, ठीक है। अब इसका देखो विशेष पॉइंट भी लिखा, डू नॉट यूज ऑन लिक्विड और इलेक्ट्रिकल फायर, यानी दरों में लगने वाली आग और विद्युत की आग में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है झाग, फोम। झाग का प्रयोग कहां करें, तो आप कहेंगे क्लास ए में भी कर सकते हैं, क्लास बी में भी। क्योंकि देखो पेट्रोल में आग लगी ना, तो या किसी भी दरों में आग लगी, वो कह रहा है चारों ओर झाग कर दो, झाग आगे चारों ओर, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, अंदर जो ऑक्सीजन थी वो जल गई, तो खत्म हो गया मामला। क्योंकि 3 हमारे पास खंड होते हैं, उसमें एक को खत्म करना होता है, तो ऑक्सीजन को खत्म करना। लेकिन इसको डोमेस्टिक यूज में कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। कभी भी घरेलू फायर लगे तो उसमें झाग का प्रयोग नहीं करें। झाग का प्रयोग कर दिया, अचानक याद है कमरे में तो बच्चा सो रहा है, अब बच्चा कैसे ढूंढे, झाग तो झाग फैल जाएंगे। इसलिए घरेलू आग में कभी भी फोम का उपयोग नहीं करें। क्लियर। तीसरा ड्राई पाउडर, और मैंने आपको कहा ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर होता है डीसीपी, इसका नाम होता है, शुष्क पाउडर कह दो सीधा नाम। और मैंने क्या कहा, ये क्या है, यूनिवर्सल, ए बी सी डी ई सब जगह काम में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, यूनिवर्सल। लेकिन ध्यान रखना है कि 1000 वोल्ट से ज्यादा पर काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। अगला CO2, सिलेंडर पे पट्टी का रंग क्या है, ब्लैक। सवाल पूछा है परीक्षा का, ये परीक्षा का सवाल है। यदि आप पहले वाली मेरी क्लास देख के आते हैं तो उसमें ये सवाल कराए हुए हैं, कल ही कराए मैंने, कि सिलेंडर की पट्टी का रंग क्या होता है, CO2 का, तो आप क्या कहोगे, काला। पट्टी का रंग कैसा है, काला। अब बताओ इसको CO2 का प्रयोग कहां करते हैं, क्लास बी की आग में और या इलेक्ट्रिकल की फायर की आग में। लेकिन ये हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज दोनों पर काम में ली जाएगी, जबकि डीसीपी केवल कितना तक ली जाती है, 1000 वोल्ट। और एक होता है वेट केमिकल, गीला रसायन, जिसको क्लास ए में ले लो या किचन में लगने वाली आग में काम में ले सकते हैं, तो वहां पर इसको प्रयोग में किया जाता है। अब देखो अग्निशामक के प्रकार, पहला क्या है, पानी।
सिलेंडर पे पट्टी का रंग कैसा है? लाल। कौन सी आग को बुझाएगा? क्लास ए को। द्रव और विद्युत की आग बुझाने में इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जाग में पट्टी का रंग कैसा था? क्रीम। उपयोग क्लास ए तथा बी में, लेकिन घरेलू काम में नहीं लेना चाहिए। अगला ड्राई पाउडर पट्टी का रंग कैसा है? नीला। क्लास ए बी सी डी और विद्युत की आग बुझाने के लिए काम लेते हैं, लेकिन 1000 वोल्ट से अधिक पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलेंडर में पट्टी का रंग कैसा है? काला। क्लास बी और विद्युत की आग को बुझाने के लिए काम लेते हैं। निम्न और उच्च वोल्टेज सभी में काम में लिया जाता है। अगला है गीला रसायन यानी वेट केमिकल, जो उच्च ताप की आग होती है ना, उसको बुझाने के लिए किसको काम लेते हैं? गीला रसायन को। पट्टी का रंग कैसा होता है? पीला। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक और है हेलोन। बताइए विद्युत की आग किससे बुझानी चाहिए? हेलोन से। हेलोन ऑप्शन में नहीं है तो सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हेलोन किसका मिश्रण है? हेलोन में दो चीजें होती है, एक सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक होता है बीसीएफ का ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इन दोनों का मिश्रण होता है। और सीटीसी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl4। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। सीटीसी का रासायनिक सूत्र CCl4। तो सबसे ज्यादा विद्युत की आग बुझाने के लिए किसको काम लेना चाहिए? हेलोन को। हेलोन नहीं ऑप्शन है तो सीटीसी। सीटीसी ऑप्शन नहीं है तो CO2। CO2 ऑप्शन नहीं है तो फिर बोले ड्राई पाउडर काम है, लो, या सूखी रेत ले लो, दोनों ले सकते हैं। ठीक है। किसको काम में नहीं लेना चाहिए? पानी को। और यह सवाल कम से कम 20 बार पूछ लिया परीक्षा वालों ने। विद्युत की आग बुझाते समय किसको काम में नहीं लेना चाहिए? पानी को। ठीक है। तो हेलोन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत की आग को बुझाने के लिए हेलोन का प्रयोग किया जाता है। किसका नहीं किया जाता? पानी का। ठीक है। इसमें किसका मिश्रण होता है? सीटीसी और बीसीएफ का। सीटीसी क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। रासायनिक सूत्र CCl4 प्लस बीसीएफ क्या कहलाता है? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। पट्टी का रंग या ध्यान रखना, पूछा हुआ है सवाल। तो बताइए लाल पट्टी का रंग है तो अंदर क्या है? पानी। काली पट्टी का रंग है तो अंदर क्या है? CO2। बताओ क्रीम पट्टी का रंग है अंदर क्या है? जाग। और नीला रंग है तो अंदर क्या है? ड्राई पाउडर। पीला रंग है तो क्या है अंदर? गीला रसायन। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अगला सिलेंडर में प्रयोग की जाने वाली विधि, इस विधि को कहते हैं पास। इस विधि को क्या कहते हैं? पास। अब मैं आपको एक और देता हूं शब्द सुरक्षा के लिए, रेस। इसकी फुल फॉर्म ढूंढ के तुम आना। शब्द दे दिया मैंने, रेस। रेस कोई दूसरा नहीं, रेस सुरक्षा के हिसाब से रेस की फुल फॉर्म क्या है? R आएगा रेस्क्यू। R क्या होगा? रेस्क्यू मतलब बचाव है। रेस्क्यू क्या होता है? बचाओ। इतना सा मैंने बता दिया। अब आप रेस की फुल फॉर्म ढूंढना। क्लियर? ओके। अब देखो एक पास है। पास क्या होता है? PASS। ये बहुत जगह सवाल पूछा जाता था। ये कहता है सिलेंडर को काम लेना। तो P का मतलब होता है पहले है ना पुल यानी खींचना। किसको? पिन लगी हुई ना वहां, पहले उस पिन को क्या करोगे? खींचोगे। तो P क्या हो गया? पुल। पुल का मतलब खींचा। अगला क्या है? ए क्या होगा? एम। एम यानी निशाना लगाना। पाइप पकड़ो, निशाना लगाओ। आग को बुझाना तो क्या लगाना पड़ेगा? निशाना। तीसरा एस स्क्यूज। स्क्यूज दबाना। दूसरा से वो नोजल दबाओगे ना तो तीसरा क्या? एस स्क्यूज दबाया। चौथा है स्वीप, ऐसे हाथ को घुमाना। ऐसे घुमाओगे आग बुझाने के लिए। तो सबसे पहले पिन खींचा, फिर पाइप पकड़ के क्या लगाया? निशाना। फिर आपने इसको दबाया, फिर ऐसे घुमाया। जो निशाना लगाओगे, निशाना कहां लगाना चाहिए? फायर के बेस पर। ऐसे आग लग रही है, आप ऊपर ऊपर ऐसा कर रहे हो, उससे तो कोई आग बुझनी नहीं है। तो फायर के बेस पर निशाना कहां लगना है? फायर के बेस पर। एक ही जगह पर पूरा इकट्ठा नहीं हो, इसलिए क्या करना पड़ता है? स्वीप। और स्क्वीज कराओगे तो पाउडर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ये होता है पास। P मतलब पुल यानी खींचना। A मतलब एम है निशाना। S स्क्वीज यानी दबाना। चौथा S स्वीप यानी घुमाना। ये टेक्निक आपको सिलेंडर में काम में लेनी पड़ती है सुरक्षा के लिए। क्लियर? अब है मानक तथा मानकीकरण, स्टैंडर्ड तथा स्टैंडर्डाइज। देखो कि गवर्नमेंट ने कहा भाई हर चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स करो। नमक है तो नमक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
बिस्किट है तो बिस्किट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैगी है तो मैगी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये तय करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेगा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और लोगों को पता नहीं चला जाएगा तो वो ठंगे भी जाएंगे, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपने गवर्नमेंट में खाने पीने की सामग्री के लिए क्या है, रसद विभाग जांच करता है कि नहीं करता है, कभी मिठाई की दुकान पे जाता है जांच करने, ऐसा चला जाता है। इसी हिसाब से रसद विभाग वगैरह किसके अंडर में आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंडर में आता है, भारतीय मानक अनुसार। क्योंकि भारतीय मानक नहीं होगा तो देखो दुकान वाला आपको 1 किलो चीनी दे रहा हो, 1 किलो है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, वो कहेगा मैंने बांट रखा है 1 किलो का, लेकिन आपको पता है कि यदि उसी बाट को लगातार 10 साल तक काम में ले रहा है तो वो तो 950 ग्राम हो गया, 50 ग्राम घिस गया भाई। इसलिए वो क्या कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम टाइम पर इसके वजन को वापस चेक करो, हर साल चेक करने पर जितना घिसता है उतना वो लोहा अंदर जोड़ते हैं, इसके नीचे जोड़ते हैं ना, वो क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इतना भाग घिस गए भाई, तो इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तो होना जरूरी हो गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत का मानक है, पहले भारत का मानक जो था आईएसआई था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, फिर हमने आईएसआई नाम चेंज कर लिया क्योंकि आईएसआई थी पाकिस्तान की है ना वो एजेंसी कोई, तो उसका नाम आईएसआई है, इसलिए हमने आईएसआई का नाम अपना हटा दिया, नाम क्या कर दिया, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी प्रकार आप जो निमी कह रहे हो, आपका नाम इसका निमी नहीं था, पहले नाम था सिमी, पहले नाम क्या था, सिमी। सिमी एक आतंकवादी संगठन बन गया बाद में, तो हमने नाम सिमी से चेंज करके निमी कर दिया, नहीं तो कोई आतंकवादी संगठन उधर सिमी और इधर आओगे सर सिमी के हिसाब से पढ़ाओ तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने नाम चेंज करके क्या कर लिया, निमी। तो इसी हिसाब से हमारा नाम क्या आ गया, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह तो भारत का मानक तय करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानक तो कौन तय करता है, आईएसओ, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय मानक तय करता है। भारतीय मानक कौन तय करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये दो तो फुल फॉर्म में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये तो ठीक है, बाकी तो मैंने अलग अलग देश की लिख रखी है, जापान की, अमेरिका की, एएसए वगैरह है, इनकी तो कोई पूछे नहीं, लेकिन एक तो भारत की एक अंतरराष्ट्रीय हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, और यही पूछी हुई है। अच्छा अब क्यों जरूरी है, आप मान लो ग्राहक हैं, आप गए बाजार और आपको लेने नूडल्स, अलग अलग कंपनी ने उन्होंने थैली में डाल दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, क्या है क्या नहीं मामला, तो कोई शरीर को नुकसान कर दे, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भाई भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा मान्यता है, वो ले लूं मैं तो कम से कम शरीर में नुकसान तो नहीं करेगा, दो ग्राहक का शोषण से ग्राहक बच जाएगा, उसका शोषण नहीं होगा। निर्माता है उसको भी टेंशन नहीं रहेगी, निर्माता ने पहले लाइसेंस ले लिया फिर काम बढ़ाना शुरू किया तो एक तो उसको बैंकों से लोन मिलेगा आसानी से, क्योंकि लाइसेंस लेके काम कर रहा है ना वो, तो आसानी से लोन मिलेगा। और दूसरा है कि वो कितना भी ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करें तो भी उसको इतना डर नहीं है कि मार्केट में आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कहेगा भारत के मानक अनुसार बनाया हूं, तो सभी चीजों पर खरा है ये। होलसेलर है उसको भी कोई खतरा नहीं है, होलसेलर क्या होता है, जो निर्माता होता है उससे सामान कौन खरीदेंगे, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वही होते हैं ना, और फिर वो आगे किसको देंगे, रिटेलर को, रिटेलर से क्या खरीदेंगे, ग्राहक। जैसे रिनोल्ड पेन आता है, रिनोल्ड पेन फैक्ट्री बनाती है, वो तो कंपनी बनाने वाली बनाती है, उस कंपनी को बनाने के बाद में उसने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे हैं जो होलसेलर ही हुए, राजस्थान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको दे दी, पंजाब की आपको दे दी, ये मतलब ये दे दी। अब राजस्थान में कोई पेन जाएगा तो फलाने आदमी से जाएगा, उसने अलग अलग जिलों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, जिले वाले ने आगे तहसीलों को दे दी, वो आगे पेन बांट दिए। इस प्रकार एक ग्राहक तक पेन पहुंच गया। ग्राहक तक पेन पहुंचने में कंपनी ध्यान दे ही नहीं रही है, कंपनी ध्यान देती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पहुंचना अनिवार्य है। वो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि पिछली बार तुमने 10,000 पेन लिए थे, अब की बार तुमने 9,000 लिए, ये 1,000 कम क्यों आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्केट इतना ही है मामला। तो फिर कंपनी अपने खुद के सेल्स एग्जीक्यूटिव भेजती है अलग अलग जगह और एड करती है, वो कंपनी करेगी ताकि लोग पेन खरीदें, बेचने वाले तो डिस्ट्रीब्यूटर वो बेचेंगे,
तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा एक साथ है, कोई पेन बनाने वाली कंपनी से 10,000 पेन कब लेगा? जब उसको पता चलेगा कि पेन ठीक है, अच्छे चलते हैं, तो 10,000 पेन ले लेगा, उनको पैसे दे देगा, फिर 10,000 पेन आगे बेच देगा, उसमें अपना मुनाफा कमाएगा। ऐसे ही तो काम होता है। तो यहां पर इन सभी की दृष्टि से मानक तथा मानकीकरण क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। तो पहला तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, JIS जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, DIN डच इंडस्ट्री नॉर्मन जर्मनी का है, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका का है। हमें इनसे किसी से कोई खास लेना देना है नहीं, हमें लेना देना है इससे दो से। आप देखो किसको क्या फायदा। BIS जो पहले क्या नाम था, ISA, निर्माता के लिए फायदा, गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति में स्वतंत्र ऑडिट होगी, अंतरराष्ट्रीय और समुद्र पार व्यापार में उत्तम छवि। कोई निर्यात करना चाहता है तो कहेगा भाई इधर जो मैं आपको माल भेज रहा हूं गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ है, लेटर और भेज देगा, है कि नहीं है। तीसरा है थोक खुदरा ये उपभोक्ता के लिए साख प्रदान करना। चौथा, भारतीय औद्योगिक विकास में IDBI और राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। अब इनसे उपभोक्ता को क्या फायदा है? शोषण और धोखे से क्या हो जाएगी? रक्षा। संगठित ग्राहक यानी होलसेलर है, इनको क्या फायदा है? संगठित ग्राहक को यह सुविधा होती है कि उसको कोई भी काम निरीक्षण में, श्रम में, इसमें नहीं लगेगा और धन की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। निर्यात के लिए जो निर्यात करते हैं यहां से हम फॉरेन भेजेंगे तो वो निर्यातक हो ना, निर्यातक को यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो उसे निरीक्षण में छूट मिल जाएगी। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां इंस्पेक्टर होता है ना, वो इंस्पेक्शन वाली ड्यूटी जो करते हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर वो जांच करेंगे तो इसको जांच में क्या मिल जाएगी? छूट। निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए क्या होगा? अधिकारियों को फायदा है कि भाई जब ये सब कुछ गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आए तो हमें जांच करने की कहां आवश्यकता है, तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो इस हिसाब से मानक तथा मानकीकरण फिक्स करने से सभी को फायदा है, तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। 1 किलो चीनी है तो कंफर्म है शुरू से लेकर लास्ट तक 1 किलो चीनी चलनी चाहिए। अगला हमारे पास आता है सुरक्षा मापदंड के हिसाब से 5S अवधारणा हाउस कीपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हाउस कीपिंग के लिए। हाउस कीपिंग मतलब कोई चीजों का रख रखाव, इसके लिए क्या होती है? 5S कॉन्सेप्ट लगता है। 5S कॉन्सेप्ट बना क्यों था कि सबसे पहले देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जापान ने क्या कर दिया कि उसके अमेरिका को गोचे कर दिए थे, कोई मार वार दिए थे किसी को, सैनिकों को ज्यादा, तो अमेरिका को गुस्सा आ गया था। उसने कहा तुम्हारी क्या हिम्मत है जो हमसे सीधा लड़ाई कर रहे हो, हम तो हम हैं, बाकी ठीक है लड़ाई कर रहे हो तो हमारे सामने वाली पार्टी में, लेकिन हमसे तो बच के रहो। इसलिए अमेरिका ने कहा कि पूरे विश्व को एक पाठ पढ़ाना है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भाई किसी न किसी को तो तबाह करना पड़ेगा, हम जापान को तबाह कर देते हैं। तो उन्होंने जापान के ऊपर 2 बम गिरे, एक नागासाकी पर, एक हिरोशिमा, एक 6 दिसंबर, एक 9 दिसंबर, ऐसा ही थे डेट, उसमें बम गिरे। उनको बम वैसे वहां गिराने थे नहीं, वो बम गिराना चाहते थे टोक्यो पर, लेकिन वो पता नहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो वहां नहीं गिरे, एक नागासाकी पे गिर गए, एक हिरोशिमा पर गिर गया। बाद में कैलकुलेशन जांची गई थी तो पता चला कि उधर बीच में ना जो एरोप्लेन जहां से गुजरा था वहां गर्म हवाएं थी, तो गर्म हवा की खोज भी बाद में हुई थी। गर्म हवाएं थी जिसके कारण थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंज हुआ और थोड़ा फ्यूल की खपत क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए वो सही जगह पर नहीं डले। तो ये जांच में पता चला, तो उन्होंने एक नागासाकी हिरोशिमा पर डलवा दिया। फिर उनके जापान के साथ संधि हो गई, तो जापान को कहा कि देखो तुमने हमारे साथ लड़ाई तो की है, हम तुम्हें छोड़े तो है नहीं, 2 बम गिरा दिया, तुम्हें अकल तो आई गई होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है अब सरेंडर कर देते हैं, आज के बाद बम मत गिरो, बताओ करना क्या है। इन्होंने कहा आज के बाद तो जिंदगी में कभी फौज ही नहीं बनाएगा। तो कहा कि कोई हमला कर दिया था दूसरों ने तो कहा वो हमारी जिम्मेदारी, तू कह देना कि हमारे मामा जी है वो। भाई यही तो मामला है, जापान के पास फौज नहीं है, जापान से कोई लड़ाई करना है तो यही कहेगा कि हमारे वो लगते हैं मामा लगते हैं, वो बहुत बदमाश है, वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा उस समय हम आ जाएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप फौज नहीं रखेंगे बिल्कुल। उसने कहा ठीक है, फिर इन फौजियों का करें क्या? तो उन्होंने कहा कोई और काम में लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर ले आए
कि भाई हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी में आएंगे। तो जब आए तो उसमें देखो सूबेदार थे, ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे और सिपाही थे, सारे अनुशासित थे। लेकिन अब वो फौज का काम नहीं है, अब काम क्या है, इंडस्ट्री का काम शुरू किया उन्होंने। और फौज से क्या करवा सकते हो आप, यहाँ तो लड़ाई करोगे, लड़ाई नहीं करोगे तो बाकियों से क्या करोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे। तो इंडस्ट्री का काम शुरू किया। तो उन्होंने 5S कॉन्सेप्ट बनाया। 5S कॉन्सेप्ट का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे उससे पहले छंटनी करेंगे क्या क्या सामान चाहिए। जैसे जूते बनाना है तो सोल चाहिए, कपड़ा चाहिए, चमड़ा चाहिए, इसमें लेस चाहिए, इसमें बटन चाहिए, इसमें क्या क्या चाहिए, वो पहले सामग्री लेके छंटनी कर लो। दूसरा उन्होंने बताया सेट इन ऑर्डर, क्रम में लगाओ कि भाई क्रम क्या है, पहले सोल का काम होगा, फिर कपड़े ऊपर सिलने वाला काम होगा, फिर इसके ऊपर लेस लगाया जाएगा। तो एक कोई क्रम तो निर्धारण होगा ना। जैसे कोई शर्ट भी सिलता है तो क्रम निर्धारण होता है कि कब कॉलर लगानी है, कब बाजू लगानी है, तो क्रम निर्धारण करो। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट की कोई भी सबसे अच्छी बात है उसको शाइनिंग आनी चाहिए, चमकना चाहिए। कोई कहेगा क्या चीज है, क्या प्रोडक्ट है, ऐसा भी तो होना चाहिए जब हमने इतना टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हैं। तो तीसरी है शाइनिंग। चौथा स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण, ये अपने स्टैंडर्ड पर रहना चाहिए। जैसे हमेशा से रेड चिप के जूते जैसे आते थे आगे भी वैसे ही आ रहे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा पहले तो ठीक था अब ठीक नहीं है। ऐसा होता है ना, कई दुकानों पे कोई चाय बनाता था या कोई समोसा बनाता था, वो कारीगर चला जाता है, ओके पहले तो ये समोसा ठीक देता था, आजकल तो ठीक नहीं दे रहा। ऐसा होता है ना, तो वो दुकान फिर ज्यादा देर चलती नहीं है। जिसका शुरू से लेकर लास्ट तक वही टेस्ट आ रहा है तो वो क्या है कि दुकानें लगातार चलती है। जैसे जोधपुर में है जनता स्वीट्स, वो क्या करता है मसाला घर से बनाता है और वो रेसिपी किसी को बताता नहीं है, सूखा मसाला खुद बनाता है वो। बाकी तो सूखा मसाला लाके दे देता कारीगरों, अब बनाओ तुम समोसे, क्योंकि मसाला में किस में कितना क्या मात्रा मिलेगी वो किसी को नहीं बता रहा। वो खुद अपने घर पे सारा सामान मंगा लेता है और खुद मिलाता है, फिर मिला कर कहता है ये घर से ये पड़ा है, इस चीज को उठा के ले आओ। तो ये तो उसके सीक्रेट रेसिपी रहेगी। अब आप कभी भी जाओगे वहां कोई भी काम करने वाला हलवाई है, हलवाई चेंज होगा लेकिन समोसा का टेस्ट चेंज नहीं होगा। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और इस स्टैंडर्डाइजेशन को लगातार मेंटेन करना है, कायम रखना है, वो कहलाए सस्टेन। ये क्या कहलाता है, सस्टेन। उसने कहा 500 चीजें रेडी हो जाएगी तो प्रोडक्ट है जो मार्केट में यही चलेंगे। और इंडस्ट्री के अंदर कोई सामान बनता है तो मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ही बनता है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। इंडस्ट्री में एक अलग से विंग होती है जो रिसर्च करती है, वो तो विंग छोटी होती है, बाकी के तो सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। जैसे सैमसंग है, सैमसंग के पास मान लो 20,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। 500 आदमी ऐसे हैं जो नया मोबाइल बनाना है उसकी रिसर्च कर रहे हैं। बाकी 50,000 20,000 क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल चल रहे हैं वही तो बना रहे हैं। वो बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बच्चे बनाओ बेचो, खराब हो उसकी मरम्मत करो फिर बेचो। 500 आदमी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि अब की बनाएंगे ऐसा जो 100 मेगापिक्सल पे हो, अब की बार 200 मेगापिक्सल का कैमरा लाना है, तो 500 लोग उसके ऊपर क्या करते रहते हैं, रिसर्च। अब की बार वाटरप्रूफ बनाना है, तो ये सारी दुनिया रिसर्च थोड़ी कर रही है, रिसर्च तो 500 लोग करेंगे अधिकतम, बाकी का तो सारे क्या करेंगे मैन्युफैक्चर। अब उन्होंने बना दिया प्रोडक्ट कि ये देखो कि 100 मेगापिक्सल, उन्होंने टेस्टिंग किया, कहा ठीक अब 100 पीस बना दो। 100 पीस उन्होंने बना के सबकी 100 की टेस्टिंग कर ली, सब ओके, तो फिर वो मार्केट में लॉन्च करेंगे। जल्द आने वाला है सैमसंग का नया अवतार, ऐसे करेंगे ना, और ये होगा सितंबर के इस दिन लॉन्च, ठीक है। तो इन्होंने पहले सारी टेस्टिंग कर ली, 1000 प्रोडक्ट बना दिए, अपने सारे कर्मचारियों को कहा तुम काम में लो, कहीं हैंग तो नहीं हो रहा, कहीं फीचर तो गड़बड़ नहीं है, सारा चेक करवा दिया, ठीक है। फिर उन्होंने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, लॉन्च करने का डेट बता दी, और इधर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब जो 20,000 40,000 लोगों का काम अब स्टार्ट हुआ, अब तुम बढ़ो इसको धड़ल्ले से। 500 लोग अब वो यहां से फ्री हो गए, अब वो नया मोबाइल बना रहा है कोई दूसरा ही, इधर ये लॉन्च और हो रहा है, उसको इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके बता दिया। तो एक होती है टीम रिसर्च की, बाकी टीम होती है मैन्युफैक्चर की। जैसे बंदूक बनाती है कोई, तो वो एक टीम होती है जो रिसर्च करती है कि बंदूक कैसे होगी, एफिशिएंट चले, निशाना सही जाए, फर्स्ट जाए, गोली लगने बाद आदमी मरी जाए। तो ऐसे एक तो टीम होती है,
लेकिन कीमत भी ज्यादा नहीं हो और वजन भी ज्यादा नहीं हो, कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ना। ये सब करते हैं, एक टीम बनाती है बंदूक। जब वो बन जाती है, सब चीजों से परीक्षण हो जाता है, सब ओके निकल जाती है, फिर वो टीम दूसरे बंदूक में लग जाएगी। बाकी की जो जनता वो किस में लगेगी? मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये मामला है। इसी हिसाब से इंडस्ट्री का बढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आए और प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चले, इसलिए ये सब चीजें जरूरी है। इसलिए आप कहते हो जापान 2050 में चल रहा है। जापान किस में चल रहा है? ये बोला जाता है। अब कि 2050 में कैसे चल रहा है? कि हम जो 30 साल बाद करेंगे वो अभी कर रहा है। वहां उन्होंने पोछे लगाने की भी मशीन रखी है, मतलब वो हर छोटी चीज की, मतलब एक छोटी छोटी पोछे लगा, आप गूगल में सर्च करना आपको मिलेगा। पोछे लगाने की मशीन इतनी एफिशिएंट है कि वो सोफे के नीचे घूम घाम के कोने में तिरछी टेढ़ी मेढ़ी हो हुआ के पोछा पूरे कमरे में लगा देती है। और एक बार उसको बताना पड़ता है कमरा कौन सा है, कैसा है, तो एक बार घुमा के दिखाना होता है, फिर वो उस कमरे को पूरा साफ सफाई ढंग से कर लेगी। और वो जैसे आपने बोला कि पोछा लगा दे, तो वो लगाना शुरू कर दी। इसके लिए आपको खटका दबाने की जरूरत नहीं है। उसको क्या है कि अब लगा दिया तो अब जा चार्ज लग जा, तो जाके चार्ज लग जाएगी खुद ही। यही रोबोटिक्स टेक्निक है। लेकिन इस रोबोटिक टेक्निक को क्या है, पहले तो रूट बताना पड़ेगा, चार्ज किधर लगूं। तो आपने एक बार बता दिया इधर चार्ज लगना, ये पिन है, जैसे मैं चार्ज को बोलूं ये पिन को बाहर निकालना, इस सॉकेट में टच कर देना। अब उसको पता चल गया, अब वो सॉकेट में टच कर दिया और लग गया, चार्ज हो गया स्टार्ट। ये रोबोटिक्स ही थे। पहले मोबाइल चार्ज करते थे बैटरियां फूलती थी, क्योंकि चार्ज होने के बाद में भी आवेश लेती रहती थी बैटरियां फूल जाती। आजकल ऑटो कट आ जाता है, 100% हुआ कट हो गया, फिर आप कहोगे बैटरी फूलेगी नहीं, उसने ले ही नहीं रही वो पावर, मोबाइल ने पावर लेना बंद कर दिया। तो ये है तो उसी टेक्निक का भाग होते ना। तो हर छोटी से छोटी चीज की उन्होंने टेक्निक बना रखी। आपने सुना होगा एक दुबई है, एक सिटी बनाएगा जो पूरी मतलब एकदम बंद सिटी होगी, जिसके अंदर आप न तो कार गाड़ियां ऐसे नहीं चला सकते, उसकी खुद की जो सर्विस होगी वो चलेगी। और सुपर फास्ट या हाइपर सिटी नाम है उसका, हाइपर सिटी मतलब सुपर फास्ट से भी ज्यादा तेज चलेगी। उसमें पता चलेगा आपने किसी डोम में बैठे 400 की स्पीड से आपको ले गया, क्योंकि बीच में ट्रैफिक तो आना नहीं है, जो लाइनें चलनी उन्हीं की लाइनें चलती है, वो तो उसमें कोई बीच में कोई टकराव तो होता नहीं है। तो वैसी सिटी बना रहा है। तो ये इससे कहते हैं आगे चलना। तो हम अभी किस में चल रहे हैं? 2023 में। दक्षिण सूडान है वो अभी चल रहा है 1910-1920 में। दक्षिण सूडान में मैंने 4 साल पहले पढ़ा था, तो उस दक्षिण सूडान में पूरे देश में रोड थी 8 किलोमीटर, वो भी राष्ट्रपति के घर से राष्ट्रपति के भवन तक पूरे देश में। उसमें कोई मोबाइल का टावर नहीं है, उसकी खुद की सेना नहीं है, इसलिए यूएन सेना भेजता है। समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी कुछ जगहों पर प्रारंभ हुई है, तो बताओ वो कितना पीछे है? ऐसे आप समझ गए 2050 में कैसे? ये ऐसे। पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, क्योंकि हम जो अभी कर रहे हैं पाकिस्तान को ये भी करने में बहुत साल लगेंगे। हम अंतरिक्ष में इतनी बार जा चुके हैं, हमने चंद्रयान कर लिए, हमने मंगलयान कर लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, उसको ये करने में बहुत साल लगेंगे। हमने इतनी सारी सुपरफास्ट ट्रेनें बना दी है, हमने इतने एरोप्लेन हमारे चलते हैं, हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, हमने ऐसे जो रेलवे के स्टेशन बना दिए हैं। ऐसे कुछ करने में उन्हें कम से कम 20-40 साल जितने भी लगेंगे, इसका मतलब उतने साल हमसे पीछे हैं। और जितने देशों ने ऐसा कर रखा है वैसा हम करते जा रहे हैं, तो वो हमसे इतने साल आगे हैं। ये मतलब ये होता है। एक 5S कॉन्सेप्ट बाद एक 5E कॉन्सेप्ट है। इसका सवाल परीक्षा में यही पूछा था कि बताओ कि हमारे पास सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा कॉन्सेप्ट अनिवार्य है? 1E 2E 3E 4E 5E, तो 5E उत्तर था। 5E में कहता है कि कोई भी सिस्टम बनाओ तो सबसे पहले उसकी शिक्षा लो, क्या बनाना क्या चाह रहे हो, एजुकेशन। दूसरी बात है एनकरेजमेंट, उसके बनाने के लिए आपका साहस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं। तीसरा होता है एनफोर्समेंट, होता है लगन पूर्णतः आप उसमें जुट जाना। चौथा होता है इंजीनियरिंग, उसमें हर तकनीकी के बारे में जानकारी। 5 होता है इवोल्यूशन, कि जो बने वो ठीक ही था ना, कि नुकसान तो नहीं कर रहा। जैसे अभी एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई आया तो एलन मस्क ने कहा था कि जो एआई आया है ये हमारे पास परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि उसका इवोल्यूशन उसने किया था। इवोल्यूशन इसने कहा कि ये किसी की शक्ल सेम की सेम बना देता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो जा रहा है लाइव, और उसने ये वीडियो देख लिया और इसी प्रकार उसने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे, मेरी आवाज को पूरा कैच कर लिया, फिर मेरी पूरी शक्ल और हाव भाव को कैच कर लिया। अब उसने एक नया टॉपिक लिया बायोमेडिकल, वो मेरे से पढ़वा दिया। ये एआई करता है, ये नहीं मेरा पढ़े हुआ होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा ये डाटा, ये किताब है, ऐसे ऐसा बोलना है, ये लाइनें बोलनी, वो मेरे हाव भाव में पूरा पूरा। और यदि वो वीडियो चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा मैं हूं कि एआई है। अभी एक चला था डीप फेक, नाम सुना नहीं होगा, सुन लेना, डीप फेक। एक रेशमिका मंडेला कोई था, उसका वीडियो था लिफ्ट में, वो उसका नहीं था, किसी और का था। डीप फेक में एआई की सहायता से उसका चेहरा डाल दिया था उसके ऊपर, इसलिए पहचानने में नहीं आ रही वो थी ये थी, इसलिए उसकी पहले तो ट्रोल हुई, फिर लोगों को पता चला अच्छा ये तो फेक था, तो सहानुभूति हुई। तो ये है डीप फेक, पता नहीं चलने देता। तो ये एआई है। ये इंजीनियरिंग के बाद इवोल्यूशन जो किया गया है, वो इवोल्यूशन बहुत गड़बड़ निकल रहा है एआई से। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कहता तू बोल क्या चाहिए, क्या कि तू बता कि जयपुर के बारे में एक लेख लिख दे, वो आपको तुरंत लेख लिख के दे देगा। ये चैट जीपीटी है, ठीक? क्या ऐसा नहीं, तू लेख लिख पॉइंट वाइज, वो पॉइंट वाइज लिख के दे देगा। क्या ऐसा नहीं, तू 10 पॉइंट लिख शानदार, वो 10 पॉइंट लिख के दे देगा। क्या नहीं, तू पहला पॉइंट को बहुत डिटेल में बता, वो डिटेल में बता देगा। तो ये क्या है? एआई। तुम क्या चाहते हो वो तुम्हें करके दे देगा। ये क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ गए? तो ये है कोई भी चीज के लिए हाइपर लूप सिटी। हाँ बिल्कुल, हाइपर लूप सिटी है जो दुबई बना रहा है, नया शहर। हमने भारत ने भी एक बार कोशिश की थी, लेकिन लोगों को लूटा ही गया था उसमें। धोलेरा, एक नाम सुना होगा ना कभी किसी ने, धोलेरा प्रोजेक्ट था जिसमें नई सिटी बन रही थी गुजरात में। फिर लोगों को प्लॉट व्लॉट दे दुआ के लूट कर भागे, वो पूरा नया शहर बन रहा था। चलो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। कल मैं आपको दोनों नोट्स दे दूंगा, कॉमन टूल्स के भी दे दूंगा और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की भी दे दूंगा। ठीक है, ओके, कल ही देना दोनों नोट्स, ठीक है।